नमस्कार मित्रों, हिंदी जानपथ में आपका स्वागत है। हिंदी जानपथ हिंदी वर्णों के उच्चारण लेकर समय समय पर आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। इसी श्रृंखला में आज का हमारा विषय है श, श और स वर्णों के शुद्ध उच्चारण क्या होने चाहिए। मित्रों, इन वर्णों के उच्चारण में कई भ्रांतियां हैं जिनको हमने अध्ययन किया है, अनेक उदाहरण देखे हैं और काफ़ी शोध के बाद हम आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसका सही उच्चारण है श, श, श। इसका सही उच्चारण है श, 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 स। विशेष रूप से इन दोनों वर्णों के उच्चारणों में भ्रम होता है। इन दोनों के उच्चारण लगभग समान करते हैं लोग। उसका भी एक कारण है, क्योंकि इन दोनों के उच्चारण स्थान निकट हैं और जिस कारण से ये भ्रांति उत्पन्न होती है। किंतु ध्यान रहे, ये तीनों वर्ण अपने आप में स्वतंत्र हैं, इनमें कोई समानता नहीं है, तीनों के उच्चारण अलग हैं। हिंदी वर्णमाला की ये विशेषता है कि हर वर्ण अपने आप में अद्वितीय है। अगर एक होता तो इनके दो या तीन होने की आवश्यकता ही न पड़ती। अब आगे इस चीज़ को हम स्पष्ट करेंगे। यह जो वर्ण है यह तालु से बोला जाता है। ये हम और आप सभी जानते हैं, तालु से बोला जाता है, इसीलिए इसे तालव्य बोलते हैं, तालव्य कहते हैं। ये तालु उच्चारण स्थान से बोला जाता है, इसलिए इसको तालव्य बोलते हैं। यह वर्ण ये मूर्धा से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं। और यह दंत्य है, दांत से बोला जाता है, उच्चारण स्थान दांत से दंत से बोला जाता है, इसलिए इसको दंत्य बोलते हैं। इसके उच्चारण में तो भ्रांति नहीं है, लगभग सभी ठीक करते हैं, किंतु इन दोनों वर्णों के उच्चारण में भ्रांति है, कई प्रकार की शंकाएं हैं। देखिए, अब इसमें शंका का विषय वैसे नहीं है ये, क्योंकि हर जगह हर पुस्तक में लिखा होता है कि ये तालु से बोला जाता है, तालु इसका उच्चारण स्थान है, ये वर्ण तालव्य है। इसका मतलब ये हुआ कि तालु से हम जिस श को बोल रहे हैं तो वही तालव्य कहलाएगा। मतलब हम इसका उच्चारण करते समय प्राणवायु को तालु से स्पर्श करें। जिसके उच्चारण में प्राणवायु तालु को स्पर्श करेगा वह तालव्य कहलाएगा। अब देखिए, तालु, अब यहाँ भ्रम यह है कि तालु स्थान कौन सा है और मूर्धा कौन सा है। देखिए, इसके लिए हमने एक चित्र बनाने का प्रयास किया है और उस चित्र के माध्यम से हम आपको ये चीज़ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इससे पहले मित्रों, हमको बोलने का तरीका, जो हम बोलते हैं, जो हम अपने मुख से विविध प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं, हमको उस तरीके पर, उस अपनी तकनीकी पर ध्यान देना पड़ेगा, जो कि सामान्य रूप से हम लोग नहीं देते हैं। जो हम बोलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब हम बोलते हैं तो हम प्राणवायु के सहारे बोलते हैं। हम अगर प्रयास करें कि हमारे मुख से प्राणवायु ना निकले, प्राणवायु मतलब हमारे उदर से, हमारे पेट से आने वाली हवा को प्राणवायु कहते हैं। हम अगर पेट से हवा ना निकालें, हमारे मुख से हवा भी ना निकले और हमारी आवाज़ निकले, ये संभव नहीं है। हम अपने प्राणवायु के आधार पर ही बोलते हैं। और ये प्राणवायु जो आ रहा है हमारे उदर से, ये हमारे मुख के विभिन्न अवयवों, विभिन्न अंगों से स्पर्श करता हुआ, टकराता हुआ आता है। जिस अंग से ये स्पर्श करता है, टकराता है, उसकी उसी प्रकार की एक अलग प्रकार की अपनी ध्वनि निकलती है। कुछ वर्णों को बोलते समय ये प्राणवायु कंठ से सीधे बाहर आता है, कुछ से तालु को स्पर्श करता हुआ बाहर निकलता है। कुछ ध्वनियों को बोलते समय हमारा प्राणवायु हम दोनों होठों को मिलाकर
हम बाहर निकालते हैं, जैसे पा, मा, पवर्ग जो भी है वो हम होंठ जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक वो ध्वनियाँ निकलेंगी ही नहीं। कुछ वर्णों को बोलते समय हम नाक से ध्वनि निकालते हैं। हम बचपन से जब से हमने बोलना शुरू किया है तब से हम उन चीज़ों को बोलते आ रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते, किंतु इन चीज़ों को समझने के लिए हमको इन बातों पर ध्यान देना होगा। अब हमारे उधर से जो प्राणवायु आ रहा है उसको जब वह प्राणवायु तालु को स्पर्श करता है तब इसकी ध्वनि आती है। वही प्राणवायु जब मूर्धा को स्पर्श करके बाहर आएगा तो इसकी ध्वनि आएगी, और जब वही प्राणवायु दांतों को स्पर्श करके बाहर आएगा तब हमारे मुख से यह ध्वनि उच्चरित होगी। इसका मतलब अब हम प्रयास करेंगे। अगर हम निरंतर गलत बोलते आ रहे हैं तो हमको सही उच्चारण करने में थोड़ा समय लग सकता है, अभ्यास करना पड़ सकता है, इसके बाद हम सही उच्चारण कर पाएंगे। किंतु अगर हम ध्यान देंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे, अवश्य ये समझ जाएंगे कि हमारा प्राणवायु कहाँ स्पर्श कर रहा है। श श श तालु को स्पर्श कर रहा है, और शा बहुत समान है, बहुत मिलते जुलते हैं लेकिन एक नहीं है। श श श स। अब देखिए तालु कंठ के, जब प्राणवायु हमारे उदर से निकला तो पहले कंठ आता है, गले से निकलता है, कंठ आया, कंठ के बाद तालु है, तालु के आगे मूर्धा है, मूर्धा के आगे दंत है, और उसके आगे होस्ट है। ये इनका क्रम है। अब देखिए हमने चित्र के माध्यम से किया है। हमारा प्राणवायु, कल्पना कीजिए प्राणवायु उदर से निकला, कंठ के रास्ते आता हुआ, फिर तालु इसके मार्ग में पड़ेगा, इसके आगे मूर्धा है, और इसके आगे दंत है, और इसके आगे फिर होस्ट आता है। अब यहाँ एक भ्रामक स्थिति और है। कई लोग कहते हैं कि कंठ के आगे मूर्धा, इसके बाद तालु, तब दंत है, और कई लोग ये कहते हैं कि कंठ के आगे तालु, इसके बाद में मूर्धा, इसके बाद दंत आता है। तो ध्यान रखिए, कंठ के बाद तालु है, कंठ के बाद तालु है, कंठ के बाद तालु है, बार बार बल देकर हम इस बात को कह रहे हैं, और इसके बाद फिर मूर्धा स्थान कहलाता है। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि जैसे हमने आपसे कह दिया कि हम कंठ के आगे हम तालु माने, तो क्या आप हमारी बात मान लें? नहीं। आप क्या दूसरों की बात मान लें? नहीं। आप स्वयं देखिए, हम आपको प्रमाण देते हैं, प्रमाण के आधार पर देखिए। देखिए कंठ के बाद तालु है, इसका प्रमाण इन्हीं वर्णों में छिपा हुआ है। देखिए हमने ये वर्णमाला इसीलिए लिखी है कि ये देखिए, आप इस हिस्से को देखिए जहाँ वर्णमाला में ये वर्ण लिखे हुए हैं। आप किसी वर्णमाला में देखेंगे इनका यही क्रम होगा, यही क्रम होता है। किसी भी पुस्तक में छपी हुई वर्णमाला देखें, इनका क्रम यही होता है। आपने इसको पहले, इसको बाद, उसको पहले, उसको बाद ऐसा नहीं देखा होगा। देखिए मित्रों, हिंदी वर्णमाला बहुत व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्णमाला है। इसमें कौन सा वर्ण कहाँ और क्यों लिखा गया है, इसका अपना एक कारण है। ये बात अलग है, हम जानते हो ना जानते हो, ये व्यवस्थित है, वैज्ञानिक वर्णमाला है। देखिए इसमें कैसे छिपा हुआ है इसको उत्तर। देखिए जब हमारा प्राणवायु उधर से आया तो उसके रास्ते में पहले तालु पड़ा, इसीलिए पहले तालु है, इसके बाद मूर्धा स्थान आया, इसलिए मूर्धन्य को रखा गया है। दंत उसके बाद आया, इसलिए दंत्य को रखा गया है। शा शा स, पहले तालु, प्राणवायु उधर से आने के रास्ते में
पहले से बाद की ओर लगाइए। तालु, मूर्धा, फिर दंत। आशा है समझ गए होंगे। वैसे मूर्धा के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें विशेष रूप से मूर्धा स्थान क्या है इसके अनेक प्रमाण दिए हैं। व्याकरणज्ञों के, संस्कृत व्याकरणों के उदाहरण दे दे करके, कई प्रमाण दे दे करके, अलग अलग प्रमाणों के द्वारा हमने ये सिद्ध किया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, ये मूर्धा है, ये तालु है। अगर कोई किसी प्रकार का और भी इसमें शंका बची हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, मूर्धा स्थान क्या है। उसमें अनेक उदाहरणों, अनेक प्रमाणों के साथ ये बताया गया है। तो ध्यान रहे, तालु जो वर्ण जब श बोलते समय हमारा प्राणवायु तालु को स्पर्श करता हुआ बाहर आए तो समझ लीजिए वो तालव्य है। और मूर्धा, इसको उच्चारण करते समय हम अपने प्राणवायु को मूर्धा से स्पर्श कराएं। इसको बोलते समय हम अपने प्राणवायु को मुख से आने वाली हवा को तालु से स्पर्श कराएं, तब इसका उच्चारण निकलेगा श श श श। और इसको उच्चारण करते समय हम अपने प्राणवायु को मूर्धा से स्पर्श कराएं, श। दांत के तुरंत पीछे वाला हिस्सा, दांत के तुरंत पीछे वाला हिस्सा, तुरंत पहले वाला हिस्सा मूर्धा कहलाता है। इसके तुरंत बाद दांत शुरू होते हैं, दांत की जड़, मूल शुरू होता है। तो जब हम इसका उच्चारण करें तो अपने प्राणवायु को स्पर्श कराएं मूर्धा से, और इसका उच्चारण करते समय हम दंत से स्पर्श कराते हैं। तो उच्चारण फिर से एक बार सुन लीजिए, श श श श श श श। थोड़ा सा अंतर है, बहुत कम अंतर है। उसका कारण है क्योंकि मूर्धा और तालु ये दोनों उच्चारण स्थान बिल्कुल मिले हुए हैं। थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा आगे आने पर मूर्धा प्रारंभ हो जाती है और उससे थोड़ा सा पीछे जाने पर तालु होता है। इसलिए इन दोनों के उच्चारण में हमें समझने में कठिनता होती है, उच्चारित करने में कठिनता महसूस होती है, हमको सुनने में एक जैसे लगते हैं, किंतु ध्यान से सुने और ध्यान से उच्चारण करें तो ये दोनों वर्ण अलग अलग हैं और निश्चित रूप से अलग अलग हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, श श श श स। आशा है तीनों के उच्चारण स्पष्ट हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।